Why only Islam? In a world of diverse faiths, what sets this path apart? देखें, तारीख का एक अजीब उसूल है। जब भी कोई तहजीब उरूज पर आती है ना, तो वो बाकी सबको अपने ही पैमानों से नापती है। और आज की जो गालिब तहजीब है, वो भी बिल्कुल यही कर रही है। तो आज मगरिब और उसके पैरोकार इस्लाम पर सवालात उठा रहे हैं, लेकिन उनका निशाना देखें, इबादत नहीं है। नहीं, असल हदफ वो समाजी और सियासी निज़ाम है जिसने सदियों तक इस दुनिया में इंसाफ कायम रखा। जिज़िया, गुलामी, दारुल हर्ब, ये अल्फाज सुनते ही जहन में क्या आता है? आजकल तो इन्हें जुल्म और तारीकी का सिंबल बना दिया गया है ना? मगर क्या सच में ऐसा है? क्या ये वाकई जुल्म की निशानियां थीं, या फिर ये तारीख के धुंधलके में छुपी हुई कोई ऐसी हकीकत है जिसे हम आज की इस जदीदियत की ऐनत से देख ही नहीं पा रहे? तो आइए इसी माखज़ की बुनियाद पर इस मौजू को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। मौजू है मगरिबी सराब और इस्लामी हकीकत, एक गैर माजरत ख्वाहाना तज्जिया। चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम जिज़िया के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद ग़ुलामी के तारीख़ी पस मंज़र पर नज़र डालेंगे, फिर हम ईमान और कौमी रियासत के नज़रियात का मवाजना करेंगे, और आखिर में एक गैर माजरत ख्वाहाना नतीजा देखेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं अपने पहले मौजू से। जज़िया, एक ऐसा लफ्ज़ जिसे आजकल अक्सर एक इम्तियाजी सलूक का नाम दे दिया जाता है। तो सवाल ये उठता है, क्या जजिया वाकई गैर मुस्लिमों को सेकंड क्लास सिटीजन बनाने का एक टैक्स था, एक तरीका था उन्हें नीचा दिखाने का? इस दावे की हकीकत जानने के लिए चलिए ज़रा तारीख में झांक कर देखते हैं। तारीख में एक बड़ा मशहूर वाक़या मिलता है जब हज़रत खालिद बिन वलीद ने हुम्स के क्रिश्चियंस को उनका अदा किया हुआ जजिया वापस कर दिया। और क्या कहकर वापस किया? उन्होंने कहा, हम तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकते, इसलिए अपना जजिया वापस ले लो। सोचे ज़रा, ये शायद तारीख का वाहिद टैक्स था जो सर्विस ना दे पाने की सूरत में रिफंड कर दिया जाता था। तो फिर इसके पीछे फ़लसफ़ा क्या था? देखें, माखिज़ के मुताबिक यहाँ बात मजहबी ज़बरदस्ती की थी ही नहीं, बल्कि ये एक खून और माल का तबादला था। सोचने की बात है, एक मुसलमान शहरी रियासत के दिफा के लिए अपनी जान दे रहा है, अपना खून बहा रहा है, जबकि एक ज़िम्मी यानी रियासत में रहने वाला गैर मुस्लिम शहरी सिर्फ माल देकर यानी जिज़िया देकर अपनी जान, इज्जत और जायदाद सबकी हिफाजत हासिल कर लेता था। और यहाँ आकर ना असल नुक्ता बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है। देखें, जद्दीयत का नारा है मुसावात यानी इक्वालिटी। इसका मतलब क्या है कि सब पर एक जैसा बोझ डाल दो। इसके बरक्स इस्लाम का नारा है अदल यानी जस्टिस, और अदल कहता है कि बोझ जिम्मेदारी के मुताबिक होना चाहिए। अब सवाल ये उठाया जाता है कि क्या ये इंसाफ नहीं है कि जो शख्स अपनी जान की बाजी लगा रहा है और जो सिर्फ चंद सिक्के दे रहा है, उन दोनों का बोझ अलग अलग हो? अच्छा जी, अब आते हैं इस मौजू की तरफ जो शायद जदीद जहन के लिए सबसे ज़्यादा चुभने वाला है, ग़ुलामी। और सवाल हमेशा यही पूछा जाता है, इस्लाम ने ग़ुलामी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म क्यों नहीं कर दिया? अब देखें, इस सवाल का जवाब जज्बात में नहीं मिल सकता। इसका जवाब तो कदीम दुनिया की जो समाजी हकीकतें थीं ना, उनमें पोशीदा है। ज़रा इस दौर को तसव्वुर करें। उस वक्त हुक्मरानों के पास ऑप्शंस ही क्या थे? गिनती के चंद रास्ते थे। या तो सबको कत्ले-आम कर दिया जाए, या उन्हें जिंदगी भर के लिए कैद में डाल दिया जाए, वो भी उस जमाने की कैद। या फिर तीसरा रास्ता ये था कि उन्हें किसी तरह समाज का हिस्सा बना लिया जाए। मखज़ के मुताबिक इस्लाम ने तीसरा रास्ता चुना। अब यहाँ पर आज का लिबरल निज़ाम अखलाक ये सवाल उठाता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन लौंडी या बांदी से ताल्लुकात की नोयत क्या थी? माखज़ इसका जवाब एक मवाज़ने से देता है। ज़रा गौर कीजिए, मगरबी गर्लफ्रेंड कल्चर को देखें। वहाँ औरत को बग़ैर किसी कानूनी जिम्मेदारी के छोड़ा जा सकता है। ना नस्ब का तहफ़्फ़ुज़ है, ना विरासत का हक़। इसके मुकाबले में मुल्क यमीन यानी कनीज़ का तसव्वुर एक कानूनी मुआहदे पर मबनी था, जिसमें, और ये बहुत अहम है, औलाद को बाप का नाम मिलता था और औरत को घर का तहफ़्फ़ुज़। तो अहम नुक्ता यहाँ पर यह है कि इस्लाम ने ग़ुलामी को एक मसला नहीं बल्कि उस दौर के एक पेचीदा समाजी मसले का हल बनाकर पेश किया। मकसद इंसान को इंसान का ग़ुलाम बनाना नहीं था, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक लावारिस, एक बेरियासत वजूद को एक ख़ानदान का हिस्सा बनाना था। चलिए अब अपने तीसरे बड़े मौजू की तरफ बढ़ते हैं, और ये है दुनिया की तकसीम का नज़रिया,
دارالاسلام اور دارالحرب۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ تقسیم یہ دائرہ اختیار یعنی جورسڈکشن کی بنیاد پر ہے۔ بہت سمپل ہے، دارالاسلام وہ جگہ ہے جہاں اسلامی قانون نافذ ہے، اور دارالحرب وہ علاقہ ہے جہاں مسلمانوں کا کوئی معاہدہ نہیں ہے اور اسلامی قانون بھی نافذ نہیں۔ اور اس کی بنیاد ایک بہت ہی فنڈامنٹل فرق پر ہے۔ مغربی جمہوریت کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ انسان کی وفاداری مٹی سے ہونی چاہیے، یعنی اپنے وطن سے، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ نہیں، وفاداری نظریے سے ہونی چاہیے، یعنی ایمان سے۔ علامہ اقبال نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا تھا۔ انہوں نے کیا خوب کہا، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پہراہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ یہی شعر ماخذ پیش کرتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ جدید قومی ریاست کا تصور کس طرح نظریے پر مٹی کو فوقیت دیتا ہے، جبکہ اسلامی نقطہ نظر یہ ہے کہ حق اور باطل کا فیصلہ سرحدوں سے نہیں بلکہ نظریے سے ہونا چاہیے۔ اور ہاں، یہ جو ایک تصور ہے نا کہ اسلام ہر وقت جنگ چاہتا ہے، یہ ایک دھوکہ ہے، ایک غلط فہمی ہے، کیونکہ اگر کوئی معاہدہ ہو جائے تو وہی دارالحرب دارالصلح بن جاتا ہے، یعنی صلح کا گھر۔ تو چلیے اب اس پوری گفتگو کو سمیٹتے ہیں اور اپنے نتیجے کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیکھیں، ہوتا کیا ہے کہ اکثر جب یہ سوالات اٹھتے ہیں نا تو ایک معذرت خواہانہ رویہ اپنا لیا جاتا ہے۔ کوشش کی جاتی ہے کہ اسلام کو کسی طرح مغربی پیمانوں پر پورا اتار دیا جائے، لیکن ماخذ یہ کہتا ہے کہ ضرورت معذرت کی نہیں ہے، ضرورت ہے اپنے ورثے کو سمجھنے کی اور پھر اس پر اعتماد کرنے کی۔ کیونکہ ماخذ کے مطابق اسلامی نظام، چاہے وہ جزیہ ہو یا معاشرتی قوانین یا بین الاقوامی تعلقات، اپنی روح میں انسان دوست اور فطرت کے آئین مطابق ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ سورج کو دیکھنے کے لیے چراغ کی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ مغرب کی عینک اتار کر اپنی آنکھوں سے اپنی تاریخ اور اپنے فقہی ورثے کو دیکھا جائے۔